कभी कभी एक छोटी सी खिड़की पूरी जिंदगी की तस्वीर बदल देती है। एक ऐसी खिड़की जो दीवार में बनी है पर खुलती है कल्पना की अनंत दुनिया में। नमस्कार साहित्य प्रेमियों, मैं हूँ वैष्णवी और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ विनोद कुमार शुक्ल का अद्भुत उपन्यास जिसका नाम है दीवार में एक खिड़की रहती थी। एक ऑटो रुका। बैठने की जगह नहीं थी। दो विद्यार्थी थे। गांव की औरतें टोकनी लेकर बैठी थी। झांक कर वे पीछे हट गए, नहीं बैठे। एक विद्यार्थी उनको देखकर उतरने को हुआ पर उतरा नहीं। उसे भी समय पर महाविद्यालय पहुंचना था। देर बाद उन्हें ऑटो मिला। महाविद्यालय पहुंचते पहुंचते उन्हें देर हो गई। आधे दिन की छुट्टी लेनी पड़ी। रघुवर प्रसाद अच्छा पढ़ाते थे। गणित पढ़ाते थे। कक्षा में पढ़ाते समय अधिकांश समय उनकी पीठ विद्यार्थियों की तरफ रहती। पीठ घुमाए बोलते हुए तख्ते पर लिखते थे। तख्ते पर बाएं हाथ से लिखना शुरू करते समय और मध्य तक पहुंचते पहुंचते दाहिने हाथ से लिखना शुरू कर देते। गणित होने के कारण विद्यार्थी सन्न खाए से शांत रहते। वे दोनों हाथ से एक जैसा साफ लिखते थे। तख्ते के भर जाने के बाद वे किनारे हट जाते थे ताकि विद्यार्थी सवाल कॉपी पर उतार सके। बाएं हाथ की चौक लिखते लिखते घिस जाती या टूट जाती तो दाहिने हाथ से हाथ में रखी सहगो चौक से लिखना शुरू कर देते। ये तत्काल होता था। बाएं हाथ के बाद दाहिने हाथ से उनका लिखना इस तरह होता कि हाथ का बदलना पता नहीं चलता। नए विद्यार्थियों को तब पता चलता जब वे पुराने हो जाते थे। पुराने विद्यार्थी इतने आदी हो जाते थे कि नए को बतलाना भूल जाते थे। विभागाध्यक्ष को भी बहुत बाद में पता चला था कि रघुवर प्रसाद दोनों हाथ से लिखते हैं, जबकि वे उनको बाएं और दाहिने हाथ से लिखता हुआ कई बार देख चुके थे। जब वे रघुवर प्रसाद को बाएं हाथ से लिखता हुआ देखते हैं तो उसे ही सत्य समझते कि रघुवर प्रसाद डेरी हाथ हैं। जब दाहिने हाथ से लिखता देखते तो उनको यही समझता कि सत्य लगता है। पहले का सत्य वे भूल जाते थे। दरअसल रघुवर प्रसाद के दोनों दाहिने हाथ थे। दूसरे दिन ऑटो के इंतजार में पिछले दिनों की तरह हाथी आते हुए दिखा। हाथी दिखने के बाद रघुवर प्रसाद ने ताड़ के पेड़ों को देखा कि नहीं। हाथी पर बैठे युवा साधु ने रघुवर प्रसाद की कल उनसे बातचीत हो चुकी थी कि परिचय की दृष्टि से देखा। साधु को रघुवर प्रसाद का नाम नहीं मालूम था। अगर मालूम होता तो देखने के परिचय में नाम मालूम है कि भी दृष्टि होती। रघुवर प्रसाद को लगा कि आज वह उनसे नहीं पूछेगा। हाथी पर बैठकर महाविद्यालय जाना ठीक नहीं था। हाथी एक सवारी थी जिसका चलन बंद हो गया। इस तरह चल रही थी। एक सिक्का जिसका चलन बंद था पर है। वो चाहते तो कल हाथी पर बैठ सकते थे। ऑटो के 1 रुपए देने पड़ते हैं, हाथी के अधिक देने पड़े। 8 किलोमीटर हाथी पर बैठकर जाना होगा। पहले राजे महाराजे बैठते थे। इस समय बैठे तो हास्यास्पद होगा। जैसे हाथी पर बैठा हुआ भूतपूर्व राजा सब्जी खरीदने बाजार आया। सबने अपनी अपनी सब्जी की टोकनी पीछे खींचकर हाथी के आने का रास्ता चौड़ा किया। तब भी हाथी के लिए घूमकर पलटने की जगह नहीं थी। इस तितर बितर में भूतपूर्व राजा ने एक सब्जी वाली के पास झोला फेंका कि आधा किलो आलू, 1 रुपए की पालक, 1 पाव लहसुन और 50 पैसे की अदरक देना। झोले में सब्जी भरकर सब्जी वाली झोले को हाथी के सूंड में पकड़ा देगी। हाथी सूंड पलटाकर झोला महावत को दे देगा। भूतपूर्व राजा सब्जी के पैसे पूछेगा, फिर एक पोटली में पैसे लपेटकर महावत को देगा। महावत हाथी को देगा। हाथी सब्जी वाली को देगा। इस लेन देन के बीच में बहुत बड़ा हाथी होगा और उसकी भूमिका होगी। घूमने फिरने के लिए हाथी पर बैठना ठीक है, काम पर जाने के लिए नहीं। घोड़ा तो भी ठीक होगा। टेम्पो में हमेशा की तरह गांव की औरतों और बूढ़ों की भीड़ थी। एक बूढ़ा डंडा लिए हुए बैठा था। विद्यार्थी नहीं थे, इसलिए रघुवर प्रसाद ने अंदर घुसने की कोशिश की। टेम्पो वाले ने जगह बनाने के लिए कहा। टेम्पो में जगह होती तो मिलती। ऐसा नहीं था कि बाहर मैदान से थोड़ी जगह लेते और टेम्पो में रख देते तो जगह बन जाती। बिना जगह के वे टेम्पो में घुस गए। जब टेम्पो चली तब उनको लगा कि दम नहीं घुटेगा। लड़कियों औरतों के बीच बैठे हुए आगे उनको कोई विद्यार्थी देखेगा तो अटपटा नहीं लगेगा।
क्योंकि विद्यार्थी सोचेगा कि रघुवर प्रसाद के बैठने के बाद औरतें बैठी होंगी। औरतों के बैठने के बाद रघुवर प्रसाद बैठे होंगे, ऐसा विद्यार्थी क्यों सोचेगा। हाथी को निकले हुए समय हो चुका था, तब भी हाथी इतने धीरे धीरे चल रहा था कि उनका टेम्पो हाथी से आगे निकल गया। डंडे वाले बूढ़े के कंधे पर कंबल रखा था जो रघुवर प्रसाद को गड़ रहा था। ठंड को गए हुए कुछ दिन बीत गए थे, पर बीते दिनों की आदत की तरह कंबल कंधे पर रखा था। विभागाध्यक्ष से रघुवर प्रसाद ने बात की। महाविद्यालय आने में कठिनाई होती है सर, टेम्पो बस समय पर नहीं मिलती, देर होने पर आधे दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है। स्कूटर नहीं खरीद सकते सर, इतने पैसे कहां से लाऊंगा। साइकिल से आया करूं। साइकिल से आने का मन नहीं करता, पिताजी की पुरानी साइकिल है, बिगड़ती रहती है। चलाओगे तो उसकी देखभाल होगी, साइकिल ठीक रहेगी। यही करना पड़ेगा। आपने स्कूटर कब खरीदी? 8 साल हो गए। आते जाते आपको हाथी मिलता है? हाँ, कुछ दिनों से तो रोज मिलता है। स्कूटर का हॉर्न सुनकर हाथी हट जाता है। हाथी सुनकर हटता है या नहीं पता नहीं, महावत सुनकर जरूर हटा देता है। हाथी तो समझदार होता है, उसको अपने मन से हट जाना चाहिए। सामने बस ट्रक को आते देखकर हाथी किनारे हो जाता होगा, हो तो जाना चाहिए। हाथी के बाजू से स्कूटर निकालने में आपको डर नहीं लगता? मैं होता तो मुझको डर लगता। डर लगता है। हाथी अपनी समझदारी और महावत की समझदारी के साथ साथ चलता है। दोनों की समझदारी में फर्क पड़ जाए तब मुश्किल होगी। ये भी हो सकता है कि महावत की गलती को हाथी संभाल ले। हाँ, और महावत सही हो तो हाथी से गलती हो जाए। जी हाँ, हाथी के पास से निकलते समय मैं स्कूटर धीमी कर लेता हूँ। हाथी से दूर होकर निकलता हूँ कि अचानक वह घूम जाए तो उसकी सूंड की पहुंच की सीमा पर न रहूं। हाथी से आगे होते ही तुरंत गति बढ़ा देता हूँ। क्यों? इसलिए कि हाथी इतना बड़ा होता है, सूंड लंबी होती है कि सूंड बढ़ाकर पकड़ न ले। हंसते हुए विभागाध्यक्ष जी ने कहा, अच्छा बताइए, हाथी बैलगाड़ी से आगे निकल सकता है? स्कूटर से जाते हुए ये कैसे पता चलेगा? या तो हाथी पर बैठे रहो या बैलगाड़ी पर, तब पता चलेगा। फिर भी आप क्या सोचते हैं? हाथी बैलगाड़ी से आगे निकल जाएगा। मुझको भी यही लगता है। और साइकिल? साइकिल हाथी से आगे निकल जाएगी। यदि हाथी पैदल चले तो? हाथी पैदल चले क्या मतलब? यदि न चले तो घोड़े पर चलेगा। नहीं सर, मैं कह रहा था हाथी दौड़ेगा तो साइकिल आगे न निकल पाए। हाँ, आखिर हाथी दौड़ेगा तो पैदल ही। भैंस को भागते हुए देखे हो? तेज दौड़ती है। नहीं सर, भैंस उतनी तेज नहीं दौड़ती जितनी तेज दौड़ते हुए दिखती है। भारी भरकम होने के कारण उसका दौड़ना तेज दौड़ना लगता है। हाथी दौड़ में भैंस से पिछड़ जाएगा। हो सकता है, पर साइकिल हाथी से आगे निकल जाएगी। हाँ, साइकिल आगे निकल जाएगी। एक कुत्ता तक तो हाथी से आगे निकल जाता है। मालूम नहीं क्यों राजा महाराजा हाथी पर बैठते थे, ऊंचाई पर रहने और बैठने के कारण। और कोई सवारी भी तो हो सकती थी। ऊंट भी तो ऊंचा होता है, हाथी से क्या पता। जहाँ जो चीज होती है उसी का उपयोग होता है। धान होती है इसीलिए भात खाते हैं। किसान यहाँ गेहूं भी पैदा करते हैं, पर हाथी और ऊंट यहाँ पैदा नहीं होते। जी सर, रघुवर प्रसाद ने कहा। लौटते समय रघुवर प्रसाद विभागाध्यक्ष के स्कूटर पर पीछे बैठे। विभागाध्यक्ष जी ने स्कूटर में चलने के लिए कहा था। आज उन्होंने स्कूटर में हवा भरवाई थी। हवा ठीक है सर? रघुवर प्रसाद से बैठने से पहले पूछा था। हाँ। बैठ जाऊं? हाँ, बैठ जाओ। स्कूटर चालू किए खड़ा हूं। तुमसे स्कूटर पर बैठने के लिए नहीं कहता तो आज तुम अपने लिए हाथी खरीद लेते। पेट्रोल भी बहुत महंगा है। ये पेट्रोल से चलने वाला हाथी है। रघुवर प्रसाद को आगे जाते हुए हाथी दिखा। वह विभागाध्यक्ष से कहना चाहते थे, सर हाथी पर नहीं कहा। विभागाध्यक्ष जी ने देखा होगा। उन्होंने स्कूटर धीमा कर हाथी से दूरी बनाते हुए स्कूटर को आगे निकाला। रघुवर प्रसाद ने सिर घुमाकर बैठे हुए साधु को देखा। साधु ने हाथ उठाकर रघुवर प्रसाद को राम राम कहा। रघुवर प्रसाद वहीं उतर गए जहां से ऑटो के लिए खड़े रहते हैं।
विभागाध्यक्ष सीधे निकल गए। रघुवर प्रसाद ने सोचा, जब शुरू की दुनिया धीमे चलती थी तब हाथी दुनिया के साथ डगमग चलता था। अब भी हाथी पहले जैसा धीमे चल रहा है। दुनिया के साथ हाथी हो न हो, पर हाथी के साथ दुनिया अभी भी थी। हाथी की इस दुनिया में रघुवर प्रसाद शामिल हो रहे थे। मार्च का शुरू का दिन था। तब भी अचानक पानी ऐसा गिर रहा था कि अगस्त का महीना लगने लगा। पानी की तेज बौछार से आम के बौर झड़ गए थे। बौर की खुशबू में गीलापन था। खाली समय में रघुवर प्रसाद विभागाध्यक्ष से बात करना चाहते थे। अगर पानी बंद नहीं हुआ तो बरसते पानी में कैसे लौटा जाएगा। ऑटो के लिए भीगते खड़ा रहना पड़ता। रघुवर प्रसाद के पास छत्ता बरसाती नहीं था। स्कूटर के पीछे छत्ता लेकर बैठने से छत्ता उलटकर टूट जाता। दूसरे का छत्ता लेकर स्कूटर पर जाना ठीक नहीं था। बरसाती पहनकर स्कूटर पर बैठा जा सकता था। हाथी पर भी छत्ता लगाकर बैठा जा सकता था। झालदार छत्ता हौदे से बंधा हुआ इसलिए होता हो कि धूप बरसात से बचत हो। सर, एक बात पूछूं? रघुवर प्रसाद ने कहा। विभागाध्यक्ष काम कर रहे थे। पर हाथी के बारे में नहीं, विभागाध्यक्ष जी ने कहा। जी हाँ, रघुवर प्रसाद ने कहा। वे चुप हो गए। गणित विभाग में 2 शिक्षक थे, रघुवर प्रसाद और विभागाध्यक्ष। महाविद्यालय को खुले 3रा साल था। तीनों साल के कुल 38 विद्यार्थी थे। प्रथम वर्ष में 18 विद्यार्थी भर्ती हुए थे। तीसरे वर्ष की कक्षा में केवल 9 विद्यार्थी थे। सर, हाथी के बारे में तो नहीं पूछ रहे हो? जी, दूसरे जानवर के बारे में। पूछिए। विभागाध्यक्ष जी ने सोचा कि हाथी के बदले जानवर के पूछने से मना करना था। हाथी उसमें अपने आप शामिल हो जाता। सर, काजी हाउस में भालू को रख सकते हैं। विभागाध्यक्ष को शक हुआ कि रघुवर प्रसाद को काले जानवरों से अधिक लगाव है, जैसे हाथी, भालू, भैंस इत्यादि। आवारा गाय गोरू को काजी हाउस में रखते हैं। भालू जंगल में रहता है। जंगल का भालू आवारा भालू नहीं होगा। गाय गोरू जिसको देखने सुनने वाला कोई नहीं, खड़ी फसल चरने लगे नुकसान करे तो उसको काजी हाउस में बंद कर सकते हैं। जिसकी गाय होती है वह दंड देकर छुड़ा ले जाता है। जंगल से निकलकर भालू खेत में आ जाए तो भालू आवारा नहीं हो जाएगा। खेत में आएगा तो भी आवारा नहीं होगा। और गांव में आ जाएगा तो भालू कहीं भी आ जाए जंगली रहेगा। आदमी लोगों को भालू नुकसान पहुंचाए और पकड़ में आ जाए तो काजी हाउस में दे सकते हैं। अरे, काजी हाउस में भालू को खिलाएंगे क्या? उसको दंड देकर कौन छुड़ाएगा? भालू को जंगल विभाग को दे सकते हैं कि वापस जंगल में छोड़ दो या चिड़ियाघर में। जंगल विभाग भालू को दूर घने जंगल में छोड़ सकता है। सर, काजी हाउस में गाय बैल को लेने कोई न आए तो क्या करेंगे? नीलामी करेंगे। भालू की नीलामी करें तो सर्कस वाले, भालू नचाने वाले खरीद सकते हैं। भालू को नचाने वाले कितने मिलेंगे? 8-10 तो इकट्ठे हो ही जाएंगे। अच्छा, कल किसी एक को तो ढूंढ कर लाना। मुझको तो लगता है गिने चुने 2-4 लोग घूम घूम कर भालू नचाते फिरते हैं। 2-4 भी नहीं, एक होगा। वही एक सारी दुनिया में घूमता है। अपनी बस्ती में भालू नचाने वाला एक भी आदमी नहीं। अगर होगा तो वह भालू के साथ रहता होगा। भालू पालतू जानवर नहीं है, जंगली जानवर है। पालतू जानवर की नीलामी करेंगे, जंगली जानवर को जंगल भेज देंगे। समझे? समझ गया। पर सर, गाय एक समय पालतू नहीं रही होगी, वह भी जंगली जानवर रही होगी। मनुष्य जंगली था, भालू भी धीरे धीरे पालतू हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। भालू पालतू जानवर नहीं है। सर, हाथी पालतू जानवर हो गया, रघुवर प्रसाद ने कहा। तुम छत्ता लाए हो? विभागाध्यक्ष जी ने पूछा। नहीं, छत्ता किसी से मांग लूंगा, पैदल जाऊंगा। चपरासी से छत्ता मांग लेना, पैदल जाना। भीगते हुए चलना है तो मेरे साथ चलो, मैं भीगते जाऊंगा। मैं पैदल जाऊंगा, मन हुआ तो छत्ता लिए तेज चलूंगा, छत्ता लेकर दौड़ूंगा। पैदल दौड़ना? जी सर, पिताजी कहते हैं जब पानी गिरता है तो चोरों को चोरी करने में आसानी होती है। हाँ, मैं कुत्ते के बदले एक शेर पालने की बात सोच रहा हूँ। जब चोर आएगा तो वो भौंकेगा नहीं, दहाड़ेगा। प्राचार्य अपने स्कूटर में भीगते हुए चले गए। कुछ भीगते हुए विद्यार्थी साइकिल से, कुछ पैदल गए। विद्यार्थी साइकिल पर डबल सवारी भी गए। जो शिक्षक साइकिल में आते थे वे सब पानी रुकने का इंतजार किए बिना साइकिल से चले गए। विभागाध्यक्ष ने जाते समय रघुवर प्रसाद से पूछा, भीगते चलोगे? नहीं सर,
मुझे छत्ता मिल गया है, मैं पैदल जा रहा हूँ, रास्ते में टेम्पो मिल जाएगा। रास्ते में हाथी मिले तो छत्ता लगाकर हाथी पर मत बैठना रघुवर प्रसाद। क्यों सर? एक हाथ से तो छत्ता पकड़ोगे, संभल कर बैठते नहीं बनेगा। शायद सड़क के नीचे की हवा से हाथी के ऊपर की हवा तेज हो, छत्ता उलट जाएगा। छत्ता संभालने में खुद मत गिरना, छत्ता को गिर जाने देना। छत्ता मेरा नहीं है, किसी का भी छत्ता हो, झल्लाकर विभागाध्यक्ष जी ने कहा।